हेलो दोस्तों, मैं राकेश सिद्धराज कॉन्सेप्ट ईजीबीए में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। भारत का एक समान परिचय। देखिए, आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी क्यों जरूरी है। बिहार एसएससी का एग्जाम चल रहा है, इसका मेंस होगा। प्री जो कि छूट गया है, मतलब कैंसिल हुआ है, वहाँ जरूरत पड़ेगा। बीपीएससी, अगर आप जेपीएससी है, कहीं स्टेट पीसीएस के हैं तो वहाँ आपका ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप समझिए। और मैं राकेश सिद्धराज मेरा नाम हुआ और मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। चलिए देखते हैं, आज हम लोग भारत का समान परिचय देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के तहत। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि एक सीट ले लेना चाहिए। देखिए, मैं ये सीट बता रहा हूँ कि कैसा लेना चाहिए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी, अगर आप हम चाहते हैं कि आप बिगिनर हैं, लगता है कि आपको पहले, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ऐसा एक सीट ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है। इसमें आप स्टेट बाय स्टेट अपने से ड्राइंग करिए। जैसे ये क्या है, लद्दाख है। ठीक है, आप स्टेट बाय स्टेट क्या करिए, अपने से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। अगर ये पता आपको हो जाएगा तो आधा ज्योग्राफी आप ऐसे ही जान जाइएगा, मैप का सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा टॉपिक जो है आपको ज्योग्राफी में जो बहुत सारे टॉपिक होते हैं वो मैप बेस होते हैं, और क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी यही है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि ऐसा सीट ले लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, 1 रुपए की एक आती है। तो चाहे तो आप इसमें लेके और स्टेट बाय स्टेट इसका नामकरण अपने से कर लीजिए। जैसे ये यूपी हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने का ये पहला क्लास में सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ये खरीदिए और स्टेट बाय स्टेट अपने से 2 3 4 बार बनाइए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन ही देंगे कि देखिए ये आपका लद्दाख रहा। भारत में कितने हैं स्टेट जो है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आज हम लोग 28 केंद्र शासित प्रदेश। आज हम लोग चर्चा सिर्फ परिचय पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम पूरा ज्योग्राफी आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इस पर लगभग सभी विषय की तैयारी किया जाएगा और अलग अलग टीचर के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा संख्या है, क्योंकि यहाँ लोको पायलट का बैच है। लोको पायलट ही आपको यहाँ सभी मिलेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो आपको हम एक तरफिए से चलते हैं। पहले ज्योग्राफी का समान परिचय में स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए। ये आपका लद्दाख रहा। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर रहा। देखिए, छोटा सा भाग 31 अक्टूबर 1919 से। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा सा ये गोवा देख लीजिए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ये आप अपने से सीट पर करिएगा। जो सीट मैंने दिखाए थे स्लाइड में, उस सीट को अपने से डिनोट करिएगा, तभी आपका ये ठीक हो पाएगा। ये देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ देख लीजिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। फिर उधर से आ जाते हैं हम लोग, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं बिहार, यहाँ फिर ये सिक्किम। ठीक है, फिर ये देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सॉरी ये मणिपुर है, यहाँ ये मिजोरम हो गया, और ये त्रिपुरा, और बीच का ये से असम और मेघालय। ये आपके पास कितने हैं, ये 28 राज्य आपका हो गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप देख लीजिए, दिल्ली है। ठीक है, चंडीगढ़ है, दमन द्वीप है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, फिर देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नाम सुने होंगे, पांडिचेरी या तो पुदुचेरी। ये टोटल 4 जिला है इसका। टोटल कितने जिला है, 4 जिला, लेकिन 3 राज्य में फैला हुआ है। जैसे देख लीजिए आप, ये माहे है, ये भी पांडिचेरी का हिस्सा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यमन है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। माहे देखिए केरला में है। पांडिचेरी, क्वेश्चन आपको पूछता है कि कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 जिला में, मतलब 3 राज्य में फैला हुआ है। तो पांडिचेरी है, जिसका माहे कहाँ है, केरला में।
ठीक है। फिर देखिए यनम देख लीजिए, यनम जो है देखिए यहाँ है, यनम आंध्र प्रदेश में है। पहला जिला माहे हो गया, दूसरा जिला यनम हो गया। टोटल 4 जिले हैं और 3 राज्य में फैला हुआ आंध्र प्रदेश। ठीक है। तीसरा है कराईकल। ठीक है। कराईकल, कराईकल कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु के आसपास में है। और चौथा जिला पांडिचेरी खुद है, पुडुचेरी। पूरा का पूरा चल गया, कोई बात नहीं। दूसरा यनम, यनम कहाँ था? आंध्र प्रदेश। तीसरा जिला हो जाएगा आपका पुदुचेरी। चौथा जिला कराईकल। चौथा जिला कराईकल। ये देखिए पुदुचेरी और कराईकल दोनों तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र में है। ठीक है। और ये माहे, यनम, ये 4 जिला टोटल 3 स्टेट में। सिर्फ थोड़ा सा परिचय पढ़ लेना है, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा आगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका पांडिचेरी। फिर लक्षद्वीप समूह इधर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप लोग क्या है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहाँ हो गया दादर नगर हवेली और दमन दीप, ये दोनों एक साथ क्या हो गया 3, और चंडीगढ़ 4, दिल्ली 5, लक्षद्वीप समूह 6, अंडमान निकोबार 7 और पांडिचेरी 8। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बताने का मेन मकसद है कि ये कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या है, सिर्फ ये जानना है आपको, ताकि आपको मैप बेस का जो क्वेश्चन आवे वो आपसे बन जाए। ठीक है। चलिए ये आपको होना चाहिए। एक देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको दे रहा हूं। देखिए 3D है, रुकिए। इसमें आप चाहे तो देखिए, इसमें ये अगर इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, देखिए इसमें भी आप चाहे तो देख सकते हैं कि कहां पर मेन रूप से ये फोटो डालने का मेरा मकसद था कि यहाँ पर इसका करना, यहाँ या ये आपको ये पोर्शन आपको दिखाना कि ये देखिए, ये कुछ लोग को ये याद नहीं रहता है, ये पोर्शन कुछ लोग को याद नहीं रहता। देखिए अरुणाचल प्रदेश का एरिया यहाँ तक है, क्योंकि जब पड़ोसी देश आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश किस किस से सट रहा है। ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद का ये जो एरिया है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम लाल से जो है, त्रिपुरा। ठीक है। ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है वो आपका असम, और ये मेघालय। ये आपको याद होना चाहिए। ये जूम इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये याद होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई पूछ दे कि ये नदी कौन कौन राज्य से गुजर रही है, ये कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए ताकि आपको याद हो सके कौन सा दर्रा कहाँ है। बहुत सारे क्वेश्चन मैथ भी पूछा जाता है। ठीक है। चलिए ये तो ऐसा ही समान परिचय के टाइप में हो गया, बाकी एक बार चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। ये एक बार ध्यान से देख लीजिए, गुजरात का देखिए एक क्षेत्र ये कैसा है। ठीक है। ये देख लीजिए महाराष्ट्र का एरिया कितना दूर तक है। ठीक है। ये देखिए मध्य प्रदेश कैसा है। ठीक है। बड़ा राज्य हम आपका राजस्थान का एरिया कैसा है, ये आप बिहार, हम लोग बिहार के हैं, बिहार कैसा है, ये उत्तर प्रदेश कैसा है। एक बार इसमें आप देख लीजिएगा, आधा बात आपको याद हो जाएगी। ठीक है। ये सीट आपको खरीदना है। ठीक है। ये सीट आपको खरीदना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 3 4 बार प्रैक्टिस करिएगा स्टेट बाय स्टेट, तो आपको पूरी स्टेट याद हो जाएगी। अगर पूरी स्टेट याद हो जाएगी तो जब मैं बोलूंगा कि ये देखिए कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा कि ये देखिए आपका 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर यहाँ से गुजर रही है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आप इसको या स्टेट बाय स्टेट आपको याद रहेगा तो आपको आसानी होगा। तो कोशिश करिएगा खरीद लेने के लिए और इस पर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। भारत का एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए भारत का नामकरण पर पहले बस चर्चा करते हैं। भारत का नामकरण देखिए,
भारत का नाम आप जानते हैं कि आर्यवर्त, जम्मू द्वीप, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब भारत का ही नाम है। तो ये सब नाम कैसे पड़ा, इस पर चर्चा हो जाता है। ठीक है, देखिए आर्यवर्त का नाम है उत्तर भारत में बसने वाले आर्य के नाम पर पड़ा, इसका आर्यवर्त नाम। भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा, किसके कारण, किस कैसे पड़ा, तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्य के नाम पर भारत का नाम आर्यवर्त हुआ। ठीक, भारत कैसे पड़ा नाम, तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। और हिंदुस्तान किसने नाम दिया, ईरानियों ने दिया था। ईरानियों ने जब भारत की ओर आया था तब सिंधु नदी को, सिंधु नदी को क्या बोले थे, हिंदू नदी बोले थे। ठीक है, हिंदू नदी बोले थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोले थे। और ये हिंदू नदी होने के कारण उसके अगल बगल का जो क्षेत्र था उसको हिंदुस्तान कहा। ठीक है, सिंधु नदी को क्या कहा था, हिंदू नदी बोला था। और उसके अगल बगल का जो क्षेत्र था, जो पंजाब के आसपास का, जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का क्षेत्र जो आप पढ़ते हैं, वो क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान नामकरण किसने किया था, तो ये ईरानियों ने किया था। और इंडिया, सिंधु नदी के को इन्होंने इंडस बोला था, क्या बोला था, इंडस बोला था। सिंधु नदी को इंडस बोला था और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोला था, इंडिया बोला था। ठीक है, तो ये ईरानियों द्वारा, इंडिया जो है ईरानियों द्वारा दिया गया नाम है। फिर एक जम्मू द्वीप पे भी बोला जाता है, जम्मू द्वीप, क्योंकि भारत जम्मू द्वीप का हिस्सा रहा है इसलिए उसको जम्मू द्वीप भी कहा जाता है। देखिए, भारत का, हम आपके सामने भारत का ये फिगर लाए हैं, देखिएगा कि भारत कहां से कहां तक है। ठीक है, भारत का आकृति सच में कैसा दिखता है। देखिए, ये ये भारत है आपका, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भारत आपको ऐसा ही दिखेगा, स्टेट बाय स्टेट से कोई मतलब नहीं है, ये प्राकृतिक का फोटो है। ठीक है, ये भारत के उत्तर में जो है कौन सा है, एक मिनट रुकिए थोड़ा। देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, ये आपको पूरा पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है क्या है, हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत। देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला दिख रहा है उत्तर पश्चिम में, कौन सा है, हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत। और इस ओर जो है, ये देखिए, अगर आप इसको जम्मू कश्मीर मान ले जाए तो यहाँ हिंदू कुश और सुलेमान, और यहाँ कुरनूल, कौन सा है, कुरनूल, यहाँ कुरनूल पर्वत। ठीक है, ये अगर हिंदू कुश और ये थे कुरनूल। ठीक है, देखिए उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ी, उत्तर और पूर्व में जो है ये कौन सा पहाड़ी है, पूर्वांचल पहाड़ी। ठीक है, थोड़ा सा एरिया है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, आप जान रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल का खाड़ी जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको कि खाड़ी किसको कहते हैं। ठीक है, और चैनल किसको कहते हैं। अगर आपका गल्फ है, खाड़ी में गल्फ होते हैं, खाड़ी होते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ खंबात। तो ये सब मैं अंतर बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन अभी समय में लेना चाह रहा हूँ, इसमें टॉपिक चेंज हो जाएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। पश्चिम में अरब सागर है, देखिए ये एरिया जो है अरब सागर है। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया अरब सागर है। दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ, भारत कहाँ से घिरा हुआ, दक्षिण में हिंद महासागर है, बाकी आप देख ही रहे। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि उत्तर में हिमालय है, हिमालय के अगर उत्तर पूर्व के हिस्सा बोल दिया जाए तो हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत, अगर पश्चिम के हिस्सा में बोल दिया पर्वत के रूप में तो कुरनूल पर्वत, अगर उत्तर पूरा लिया जाए तो ये हिमालय है। ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। बस इतना आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इतना याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आइए थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल आ जाते देख लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपको कहीं ना कहीं पूछता है, इसलिए मैं दे दिया हूं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको एक बार देख लीजिए, ये पॉइंट रट लीजिए, ये पूछता है इसलिए मैं इसमें डाला हूं। ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, मतलब 2.4% पूरे विश्व के 2.4% भाग में भारत फैला हुआ है। ठीक है,
भारत की आकृति लगभग कैसी है, एक बार देख लीजिए, चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो कैसी है, चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं मैप से ही दिखा देता हूं, उसमें ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आइए इस मैप के माध्यम से ही मैं आपको बता दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इसमें, चलिए आपके सामने भारत का एक समान परिचय है। समझिए कि यहाँ से आपका क्लास मेन रूप से शुरू हो रहा है, जो कि क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। चलिए ध्यान से, अब यहाँ से ध्यान से देखना है। ये आपके सामने भारत है। देखिए भारत का उत्तरी बिंदु से क्वेश्चन पूछता है, भारत का दक्षिणी बिंदु से, पश्चिमी बिंदु से और पूर्वी बिंदु से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देख लीजिए, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है भारत का? उत्तरी बिंदु का मतलब एक छोटा सा गांव वहां होगा। ठीक है, दक्षिणी बिंदु कौन है? दक्षिणी बिंदु में मुख्य भूमि का पूछेगा, टोटल भारत का भी, कुल भारत का पूछेगा, इसमें दो बनेगा। पूर्वी बिंदु कौन है? ये आपको याद करना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पश्चिमी बिंदु पूछेगा आपसे। देखिए यहां से क्वेश्चन आपको बनता है, आप इसको रटिए। देखिए उत्तरी बिंदु का मतलब भारत का सबसे ऊपर का क्षेत्र, इसके बाद भारत नहीं है। ठीक है, तो इसके सबसे ऊपर का क्षेत्र जो है लद्दाख में है, इंदिरा कौल। कहाँ है? लद्दाख, इंदिरा कौल है, नाम इंदिरा कौल, जगह लद्दाख। लद्दाख जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, तो अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछ दे, यानी उसके ऊपर भारत ना है, तो क्या बताना है? लद्दाख बताना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ दे, तो दो ऑप्शन यहाँ है, यहाँ दो ऑप्शन लेना है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पूछ रहा है या तो टोटल भारत का दक्षिणी पूछ रहा है। देखिए मुख्य भूमि का अगर दक्षिणी पूछ रहा है तो ये केप कमोरिन हो जाएगा, कन्याकुमारी, केप कमोरिन। केप कमोरिन जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। अगर पूरे भारत का पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट, ठीक। ये कहाँ है? अगर दक्षिण दक्षिण बिंदु आपसे पूछे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ये बोल देना है इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो केप कमोरिन, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में। ठीक है, तमिलनाडु हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक, फिर आइए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? जो पूर्वी बिंदु मतलब एक किबुथु नाम का गांव है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा गांव है? किबुथु। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में गांव है। तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया, इसको आप लिख लीजिए। किबुथु कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और पश्चिमी बिंदु का नाम अगर आपसे पूछ ले तो ये गोरमोता। गोरमोता कहाँ है? तो ये गुजरात में। गोरमोता गुजरात में। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए एक समान परिचय में कि उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? तो लद्दाख में है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु कौन है? तो केप कमोरिन। केप कमोरिन कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। फिर बोलेगा आपका कि कुल भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह में है। पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो किबुथु। किबुथु कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु अगर पूछ दे आपसे तो पश्चिमी बिंदु गोरमोता। गोरमोता कहाँ है? तो गुजरात में। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो पहले आप जान लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। ठीक है,
इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए ये मैं बना रहा हूं, एक ग्लोब बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको भूमध्य रेखा 0 डिग्री अगर हम इसको अक्षांश मानते हैं, तो भारत का मैं अक्षांशीय विस्तार बता रहा हूं कि भारत कहाँ है। ये ग्लोब अगर मैं बनाया हूं तो भारत जो है इसमें कहाँ है, सिर्फ ये देखना है आपको। ये उत्तरी अक्षांश, इसको हम बोल उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं इसको। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक। ये अगर हम अक्षांशीय रूप में बांटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, क्योंकि हम 0 डिग्री अक्षांश और भारत हम लोग का लगभग यहाँ के आसपास पड़ता है। तो भारत पूर्णतः किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो भारत पूर्णतः कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर इसी को हम इस ढंग से पारते हैं क्योंकि ये देखिए ये क्या है, देशांतर रेखा हम बनाए हैं। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अगर देशांतर रेखा के अनुसार देखा जाए तो ये इस एरिया को हम कहेंगे पूर्वी एरिया और इस एरिया को कहेंगे हम पश्चिमी एरिया, ठीक है। जो जो ये आपका एरिया है, ये एरिया जो आपका क्या कहलाएगा, ये एरिया जो कहलाएगा पश्चिमी एरिया कहलाएगा, और ये एरिया जो क्या कहलाएगा, वो पूर्वी एरिया कहलाएगा। बस इतना आप ध्यान में रखना है। और भारत कहाँ है, यहाँ है। तो भारत अगर आपसे कभी पूछ दे कि भारत कहाँ है, तो बताना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय के अनुसार, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर बोलना है कि पूर्वी देशांत, अगर देशांतर के अनुसार पूछेगा तो क्या बताना है कि ये आपका पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो हम इसको देख ले। और भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे तो भारत कहां से कहां तक है, देख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट, जो कन्याकुमारी केप कमुरिन जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार, एक बार देख लीजिए। अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो कहाँ है, केप कमुरिन के पास है। और 37 डिग्री 6 मिनट वो कहाँ है, ये आपका इंदिरा कौल के पास है, ठीक है। आपको ये बात याद होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे पूछेगा कि भारत, कुल भारत जो है इंदिरा पॉइंट से अगर लिया जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट कर लेना है, यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट कर लेना, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो आप इसको याद लिख लीजिए कहीं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहा, उत्तरी अक्षांश में। ये हमेशा याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत कहाँ है, 8 डिग्री 4। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो ये पूरा पूरा बताना पड़ेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक कहाँ क्या है, भारत है। चलिए ठीक है, अगर देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ दे, देशांतरीय विस्तार पूछ दे तो भारत कहाँ, देखिए यहाँ, यहाँ से यहाँ हम लोग लेंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, किससे किससे, 68 डिग्री, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। भारत का ये पूर्वी देशांतर, देशांतरीय विस्तार में पूर्वी देशांतर जोड़ना है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत अक्ष से पूछ दे कि कहां से कहां तक में है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में भारत है, ठीक। अगर तो आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो कहीं लिख लीजिए।
क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर आप बोलेगा देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट क्या पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत के। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई, देखिए उत्तर से दक्षिण मतलब आपका ये इंदिरा कौल से लेके केप कमोरिन तक की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक मैं फिगर में इसलिए बता दिया हूं, देखिए आप लोग भी ऐसा फिगर किताब लीजिए और मतलब एक ऐसा सीट लीजिए और इसमें बनाने का कोशिश करिए कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है भारत की, मतलब कितना किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। तो देखिए ये कितना 3214 किलोमीटर। ये आप इसको रटिएगा, ये सब फैक्ट पूछता है, ठीक है। 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये देखिएगा, ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ये पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई। अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ दे तो 2933 किलोमीटर, यहां से लेके आपका किबुथु तक, ठीक है। तो 2933 यहां बताना है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर भारत भारत बोल दे कि भारत पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है, तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर का लंबा है, और उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, 3214। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि दोनों का डिफरेंट कितना है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा 281 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण और पूरब के पश्चिम की अंतर कितना किलोमीटर का है, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, तो ये देख लीजिएगा कितना का है, 281 किलोमीटर का है। यहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से लगता है कि क्वेश्चन लगभग समाप्त है। फिर यहाँ से देख लेते हैं, अगर पड़ोसी देश देखना है तो मैं अगले दिन पड़ोसी देश दिखाऊंगा। अगर फिलहाल अभी देखना है तो देख लीजिए थोड़ा सा हल्का वे में कि भारत का पड़ोसी देश में आपका भारत पाकिस्तान, यहाँ से पाकिस्तान है, देख लीजिए थोड़ा सा अफगानिस्तान का सीमा सटता है। फिर यहाँ देखिए चीन का अच्छा खासा सीमा सटता है, फिर नेपाल का सटता है, फिर ये भूटान का थोड़ा सा सीमा सटता है, फिर ये देख लीजिए आपका म्यांमार का सीमा सटता है भारत के साथ, और ये बांग्लादेश के सटता है, ठीक है। ये स्थल से इतना का सीमा आपके साथ सटता है, तो इतने आपको चाहिए तो याद कर लीजिए अभी, ठीक है। तो आप इसको अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, देखिए भारत और पाकिस्तान सीमा, अगर बाउंड्री बाउंड्री की बात अगर कर ले तो हमको लगता है कि ये नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ज्यादा अच्छा से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ यहाँ आपको अगर बताऊं तो जो बताना चाह रहा हूँ वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ, भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इतना आप देख ही लिए हैं, ये सब आपका लिखा हुआ है, ठीक है। 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। ये आपका कन्याकुमारी पश्चिम गोलार्ध तक फैली है, चलिए ठीक। ये आपका पॉइंट हो चुका है। इंदिरा पॉइंट के बारे में भी आप देख लीजिए, भारत के मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट भी था, ठीक है। तो भारत का सबसे
दक्षिण बिंदु था, और ये सबसे उत्तरी बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में है, और पूर्वी बिंदु के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पश्चिमी बिंदु जो गौर माता था, गौर माता था वो कहाँ था, गुजरात में था। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक। ये कर्क रेखा पर क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है कि कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरता है, ठीक है। पड़ोसी देश के ऊपर चर्चा मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। कर्क रेखा पर पहले चर्चा करते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं, पहले तो ये सवाल उठता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप पूरे ग्लोब को इस दो भाग में बांटते हैं तो ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री दशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऊपर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, जो कि भारत से होकर गुजरने के कारण थोड़ा सा इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत से गुजरता है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो भारत का कुल कितने राज्य से गुजरता है, तो कुल 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। देख लीजिए आप, एक तरफ देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, एकदम सीरियल वाइज देखिए। क्वेश्चन अगर पीसीएस में पूछता है तो सीरियल पूछता है कि कौन कौन राज्य से गुजरता है। तो ये देखिए गुजरात का एरिया है, ठीक है, ये गुजरात है, इसलिए गुजरात लिखे हैं 1 नंबर पर, ठीक है। तो ये 1 नंबर पर गुजरात है। देखिए यहाँ आप लोकेशन बेस अगर आपको पूछेगा तो आपसे ज्यादा बेटर होगा। तो ये गुजरात है। देखिए थोड़ा सा एरिया राजस्थान का गुजर रहा है, तो थोड़ा सा एरिया क्या है, राजस्थान का है, तो राजस्थान है, ठीक है। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम। भारत के कुल 8 राज्यों से ये गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। क्वेश्चन यहां बनता है आपका कि 8 राज्य में कौन ऐसा राज्य की राजधानी है जहां से पर से कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो देखिए रांची जो है, झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस राज्य की राजधानी के नजदीक कर्क रेखा है, तो देखिए भोपाल हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आप एक बार देख लीजिएगा, बोल रहा है कि कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में। तो ये एक बार मैप को थोड़ा सा जूम करके देखिए, यहाँ से आपको पता लगेगा। क्वेश्चन इस बेस में पूछा जाता है कि कौन सा जो राज्य है कर्क रेखा के ऊपर है, कौन सा राज्य कर्क रेखा के नीचे है। तो देखिए एक बार यहाँ क्वेश्चन कहीं से पूछा गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये जो गुजरा है, देखिए ये कर्क रेखा तो गुजरी त्रिपुरा और मिजोरम से, तो पूछ देगा कि कर्क रेखा के जस्ट ऊपर कौन सा राज्य है, ऑप्शन में मणिपुर देगा, तुरंत मारना मणिपुर है, ठीक है। इस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। चाहे तो आप ट्रिक से भी रट सकते हैं, मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक है, ट्रिक आप एक यूज कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, इस पर भी आप बना सकते हैं। मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक है जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, टोटल 8, ठीक है। तो आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से भी रख लीजिए, क्योंकि रटना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा गुजर रही है, कौन से नहीं गुजर रही है। ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करेगा, इसलिए आप इसको रट लीजिए और अच्छा से रट लीजिए, ठीक है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाली, कर्क रेखा पर स्थित सभी राज्य का एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आपके सामने फिर एक आता है समस्या की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा कितना है पता है आपको, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर,
भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहां से गुजरता है? देख लीजिए, ये नई, देखिए यहाँ पर है भारत के पूर्वी देशांतर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है? मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी में। हालांकि कुछ लोग इसको नैनी भी नैनी के आसपास का भी कुछ लोग मानते हैं कि नैनी, ठीक है, नैनी भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भी है। अन्य स्रोत से नैनी भी जानकारी मिलती है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे भारत का जो मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कहाँ हम लोग मानते हैं? तो मिर्जापुर का मानते हैं, यूपी में जो पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, किन किन राज्यों से गुजरता है। अगर आप ये सीट पर स्टेट बाय स्टेट आपको जानकारी रहती तो एक बार में आप देख लेते कि ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। टोटल 5 राज्यों से गुजरती है भारत का मानक समय रेखा, टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। एक उत्तर प्रदेश से, देखिए दूसरा थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश का सट कर रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश सट रहा है हल्का सा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का एरिया है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तीसरा एरिया देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश का है, सॉरी ये उड़ीसा दिख रहा है आपको, ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा हो गया। चौथा क्या है? ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कितना हो गया यहाँ पर? यूपी 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और ये आंध्र प्रदेश 5। टोटल 5 राज्यों से हमारे मानक समय रेखा गुजरती है, ये बात याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कितने राज्यों से मानक समय रेखा भारत में गुजरती है। अगर हम लंबा खींच दिया जाए, साढ़े पूछ देगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये कितने राज्य से हो जाएगा? टोटल 5 राज्यों से। और मानक समय रेखा हम लोग किसको मानते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा को किस राज्य में कटता है, मतलब काटा जाता है। मतलब एक अगर मानक समय रेखा भी खींच दिया जाए और कर्क रेखा भी खींच दिया तो किस राज्य में कटेगा? तो ये छत्तीसगढ़ के एरिया में कट जाएगा। तो ये अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ जाए कि किस राज्य में कटेगा, तो छत्तीसगढ़ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में ये कटेगा, ठीक। देख लीजिए, लगभग भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए लगभग 30 डिग्री पूरी जाएगा यहाँ। लगभग 30 डिग्री इसलिए बोल रहे हैं कि 97 कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत फैला हुआ। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। दोनों मिला के कितना है? 30 डिग्री का है। तो भारत 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण देश के समय रेखाओं में बांटा जा सकता है, देश के 2 समय रेखाओं में बांटा जा सकता है। इसका समाधान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में यमोत्तर जैसे के रूप में मानकर कर लिया गया है। देखिए ये ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोत से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, होकर गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये बात आपको याद होना चाहिए कि 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। चलिए, कैसे देखते नापते कैसे? तो चाहे तो एक बार देख सकते हैं भारतीय मानक समय अगर ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे कैसे है। तो पृथ्वी देख लीजिए कि 24 घंटे में कितना घूमता है? 360 डिग्री। जैसे कि आपको मैं चर्चा कर देता हूं कि 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना घूम जाएगा? 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक। यानी 60 मिनट में कोई 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रहा है पृथ्वी, ठीक है। तो 0 डिग्री आइए इधर, एक देशांतर घूमने में कितना मिनट लगेगा? तो 15 चौका 60, यानी 4 मिनट में एक देशांतर घूमेगा, 4 मिनट में एक देशांतर घूमेगा, ठीक है। तो 82.5 डिग्री घूमने में इसको कितना देर लग जाएगा? 82.5 डिग्री घूमने में 4 से गुना कर दीजिए, टोटल हो जाएगा आपका 5 घंटा 30 मिनट। यही आगे है, 5 घंटा 30 मिनट का आगे है, और कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ इतना ही सीखना था कि 82.5 1 घंटा मतलब एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लग रहा है इसको, तो 82.5 डिग्री घूमने में 5 घंटा 30 मिनट लगेगा। बस इतना समझाने का मकसद यही था।
यानी ग्रीनविच से हम लोग कितना आगे हैं, 5.5 घंटा आगे हैं। थोड़ा सा और जानकारी में देख लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है तथा छोटा लक्षद्वीप है। भाई भारत का समान परिचय चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ये आपका हो जाना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। इतना आपको याद होना चाहिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो डायरेक्ट रख लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। बस इतना आपको याद होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। ये भारत के तटीय रेखा की लंबाई के बारे में चर्चा होता है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तटीय रेखा की कुल लंबाई। देखिए भारत का अगर तटीय रेखा की लंबाई अगर पूछ लिया जाए, ये भारत अगर हम बना लिए हैं तो तटीय रेखा को अगर हम गुजरात से देखा जाए तो यहां से लेके पश्चिम बंगाल तक का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का अगर हम चर्चा कर दिया जाए तो यहां तक का कुल लंबाई, तटीय लंबाई का मतलब हो जाए जो समुद्र से सटता हो, कितना है, 7517 किलोमीटर। द्वीपों सहित, ये द्वीप सहित है, जो अभी जो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, ठीक है, और लक्षद्वीप का द्वीप समूह और भी जितने भी द्वीप समूह सभी मिलाकर कितना है, 7517 किलोमीटर। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का तटीय लंबाई कितना है, 7517 किलोमीटर कुल द्वीप सहित, द्वीपों सहित। ये बात भी याद रखिएगा, द्वीप सहित। अब बिना द्वीप का कितना है, अगर सिर्फ सिर्फ मुख्य भूमि का पूछ दिया जाए तो लगभग 6100 किलोमीटर। कितना है, लगभग 6100 किलोमीटर। ठीक है। फिर आइए, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,106, यानी 15,000, लगभग कहीं कहीं 15,200 भी दिया है। आप 200 भी क्वेश्चन में आ जाए तो बना लीजिएगा, 15,200 है। ठीक है, किसी आंसरों से 15,200 मिलता है, लेकिन 15,106 है जो कि एजेक्ट डाटा में दिया हुआ था, वहां से लिए थे। यानी भारत का जो स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितना है, 15,106 किलोमीटर। ठीक है। फिर चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रादेशिक जल सीमा क्या होता है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है। देखिए ये आपका तटीय भूमि है, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। ये तट से लेके 12 समुद्री मील तक, समुद्री मील तक क्या कहलाता है, प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है। यानी तट से लेके 12 समुद्री मील तक जो समुद्र में एरिया है वो क्या कहलाता है, प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। या तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है। यहाँ सभी प्रकार के संसाधन दोहन पर पूर्ण अधिकार उस देश का होता है। दूसरा है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र है, यहां से ही सभी को हम लोग यहीं से ऐड करना है। यहां से लेके 24 समुद्री मील, नॉटिकल मील में ही, समुद्री मील मतलब नॉटिकल मील में ही। ठीक है। 24 समुद्री मील को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, देखिए संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन। ठीक है। ये आपका हो गया। 24 समुद्री मील को हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र यहां से ही जोड़ना है। यहां से टोटल 200 समुद्री मील, नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील को हम लोग क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ईईजेड। यानी ईईजेड जो है टोटल हम कितना है, 200 किलोमीटर है। ठीक, 200 नॉटिकल मील बोल सकते हैं। ठीक। ईईजेड क्या है, ये पूरा समुद्री तट से ही लेना है। यहाँ समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील तक को हम क्या कहते हैं, ईईजेड बोलते हैं। ठीक है। ईईजेड यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रादेशिक सीमा समुद्र तट से कितना किलोमीटर, कितना न्यूटन, मतलब कितना समुद्री मील तक है, यानी नॉटिकल मील तक है। बोलता है कि ये संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक का है। फिर क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड जो है समुद्री तट से कितना न्यूटिकल मील, नॉटिकल मील तक का है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक, 12, 24 और 200, ये आपको याद होना चाहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर है कि भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है, मतलब दक्षिणी सीमा क्या है? भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है? आपके सामने है दक्षिणतम सीमा, मुख्य भूमि के पूछ रहा है, कौन सा होगा? फटाक से आंसर दीजिए। भारत के मुख्य भूमि का है तो 8 डिग्री 4 मिनट केप कमोरिन, ठीक है। केप कमोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और अगर आपको पूछता कि कुल भारत का दक्षिणतम, खाली बोल देता कि भारत का दक्षिणतम सीमा पूछ देता, तो हम लोग ये बोलते इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट बोलते। ठीक है, तो इनसे आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का मुख्य भूमि का पूछ रहा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत तट की रेखा की लंबाई कितनी है? अगर द्वीप को जोड़ दिया जाए तो भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये द्वीप जो भी दिख रहा है आपको, द्वीप, छोटा छोटा द्वीप, सबको जोड़ दिया जाए तो तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? देखिए 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 75, 16.5 और 8000 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 7516 किलोमीटर। अगर द्वीप नहीं जोड़ते, द्वीप को अगर हम काट देते सबको, तो मात्र 6100 किलोमीटर होता। ठीक है, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? अगर भारत आप बनाए हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी पूछ रहा है। तो मैंने जस्ट आपको वीडियो में चर्चा किया हूं कि भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। देख लीजिए फटाक सा, 29, 33, 32, 14, दो ऑप्शन तो दोनों में ही, दो ही में फंसाना है। तो ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। आपका आंसर क्या है? 33 किलोमीटर। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकट स्थित है? भूमध्य रेखा से कौन निकट स्थित है? भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से सबसे नजदीक इसमें कौन आ जाएगा? तो देख लीजिए कौन आ जाएगा, क्योंकि जो भारत का सबसे दक्षिण का हिस्सा रहेगा वो सबसे पहले आएगा। तो ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, तो जो कि भूमध्य रेखा से बहुत नजदीक है, मात्र 6 डिग्री 4 मिनट पर ही। अगर 0 डिग्री यहां ले लिया जाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास ही है। ठीक है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? मतलब सबसे उत्तरी भाग कौन है? भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो ये इंदिरा इंदिरा कौल है। कहाँ है? तो लद्दाख में। बन रहा होगा, आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, बनाइए तो फटाक सा इसका आंसर दीजिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से गुजरती है एक बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उसके बाद उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश। तो मिर्जापुर को हम लोग माने हुए हैं मानक। चलिए ठीक, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील है? तो देखिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछ रहा है संलग्न क्षेत्र के आगे। अगर संलग्न क्षेत्र 24 मील यहाँ है, तो यहाँ से आगे का पूछ रहा है। टोटल जानते हैं कि 200 नॉटिकल मील होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 176 नॉटिकल मील। अगर ऑप्शन आप में है, नहीं है, तो 176 कहीं कर लीजिए, 176 नॉटिकल मील हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर ये तटीय रेखा से पूछता तो 200 होता, यहाँ आप नहीं तो आप इसको चेंज कर लीजिए, तटीय रेखा पूछ दीजिए, तट रेखा से के आगे से कितने समुद्री मील है, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक बताया था, उसमें देखिए किससे नहीं गुजरती है। तो ये बार बार आपको फंसा देगा कि उड़ीसा उड़ीसा दे देगा, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए, निम्नलिखित में किस राज्यों में कर्क रेखा मानक रेखा को काटती है? यानी कर्क रेखा जो है मानक रेखा को काटती है, किस राज्य में काटती है? मैंने चर्चा कर चुका हूं, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। तो कर्क रेखा यानी कितना हो गया? 23.5 डिग्री।
अक्षांश। कैसी अक्षांश? तो उत्तरी अक्षांश। और मानक समय रेखा कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोनों भारत में कहाँ काटता है? छत्तीसगढ़ में काटता है। चलिए ठीक। देखिए, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सटा हुआ है? भारत क्या में कितने राज्य भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सटा हुआ? देख लीजिए, आप एक बार चर्चा यहाँ कर देता हूं। देखिए, गुजरात 1 गिन ले जाइएगा, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, ठीक है, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ठीक है, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। टोटल 9 राज्य जो है क्या है? टोटल 9 राज्य जो है समुद्र तट से सटता है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से सटता है? तो 9 राज्य है। देखिए, 9 राज्य हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस, हो गया। चलिए, बस यहीं तक क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।